सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी में आपका स्वागत है। जो एनसीईआरटी का जो सीरीज में चला रहा हूँ आप लोगों के लिए, आज उसी सीरीज में भूगोल यानी ज्योग्राफी के क्लास 6 एनसीईआरटी का एक टॉपिक लेके आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी, यानी क्लास 6 का अध्याय 1। टॉपिक का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव थॉट वाली लाइनें लेके आया हूँ जो कि आप लोग को मोटिवेट करे। कहता हूँ, मेहनत, लाइनें कहती हैं, मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। चलिए अब क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सौरमंडल में पृथ्वी दिया गया है। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। संध्या का टाइम होगा तो आसमान में एक ही दो बिंदु दिखते हैं, बता रहा है। आप लोग देखते होंगे शाम के टाइम में, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। जो महत्वपूर्ण लगेगा मैं अंडरलाइन करूँगा, आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे। जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जरे हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप अगर प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं, यह अलग अलग समय पर अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। कब देखेंगे? देखिए, मैं यहाँ अंडरलाइन करूँगा। आप पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा, जिस दिन पूर्णिमा होगा आप उसी दिन चंद्रमा को पूरी तरह से देख सकते हैं, यानी पूर्ण चंद्रमा को आप उस दिन देख सकते हैं। और ये यानी पूर्णिमा एक महीने में होता है, लगभग 28 दिन में होता है। मतलब इसे लगभग एक महीने कर सकते हैं हम लोग। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद अमावस्या होती है, इसलिए। अच्छा, एक क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, चंद्रमा मतलब अमावस्या की रात कैसी होती है, चंद्रमा की रात कैसी होती है। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आप लोग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर एनसीईआरटी के बुक को पढ़े रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इजी लगेगा आपको क्वेश्चन एग्जाम में अगर आप इसे पढ़ के जाएंगे तो। चलिए, उसके बाद दिया है, आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ़ है तो आप आसमान यानी अमावस्या की रात में अगर आसमान साफ़ है, बादल नहीं है या मौसम क्लियर है, तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात से आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है, हम लोग चंद्रमा को दिन में क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश अत्यधिक होता है। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखते जाइए। रही ये वाली बात, तो ये आप लोगों के लिए है नहीं, ये बच्चों के लिए है, क्लास 6 के बच्चों के लिए है। ये प्रैक्टिकल है जो उनके स्कूलों में, उनके विद्यालयों में करवाया जाता है, तो आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग, मैं जो बता रहा हूँ आप सिर्फ उसे देखें। खगोलीय पिंड कहलाती है। उसके बाद कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं, इसे भी अंडरलाइन कर लें।
कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। खगोलीय पिंड के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंड को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ जाएंगे आप। इसे नोट करते जाएं या तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। 1 मिनट। नेक्स्ट चलिए। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। जो भी तारे दिखते हैं सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूरी होने के कारण हमसे बहुत अधिक दूर है। मतलब सूर्य जो है, सूर्य भी एक तारा है। सबसे नज़दीक सूर्य है, उससे भी कई गुना दूर तारे हैं, इसलिए हमें छोटे दिखाई पड़ते हैं। होने के कारण लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते हैं। दूर होने के कारण ही हम तारे का प्रकाश या ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते हैं, और ये अत्यंत छोटे भी दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आप लोग यहाँ से ध्यान देंगे, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाले नक्षत्र मंडल, जिसे हम लोग सप्तऋषि तारा, 7 तारों का समूह जो होता है उसे सप्तऋषि तारा कहा जाता है, जो कि मैं इस पिक्चर में दिया गया है। मैं अभी आप लोग को दिखाऊंगा। सप्तऋषि तारा ये 7 तारों का समूह होता है। देखिए, ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 7 तारों का समूह सप्तऋषि तारा किस नक्षत्र का भाग है, तो आप लोग किस नक्षत्र मंडल का भाग है, तो आप लोग जवाब दे देंगे अर्सा मेजर नक्षत्र मंडल का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को आपको दिखाएं। रात में आप अपने पड़ोस में या घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उन्हें बताएं। ये बच्चों के लिए है, ये आप लोग के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ लीजिए सिर्फ। देखिए, सबसे पहले यहाँ देख लीजिए सप्तऋषि तारा कैसा होता है। देखिए, पहले ऐसे करके दिखेगा, ये 4 दिखेगा। मतलब एक मान लीजिए खाट का जैसे पौवा होता है 4, खाट का 4 पाँव होता है, उसी तरह दिखेगा 4, और उसी 4 में ये 3 लटका हुआ दिखेगा। आप लोग रात में देखेंगे, इसे ही कहते हैं सप्तऋषि तारा। और हाँ, और इसी दोनों को देखेंगे एक काल्पनिक लाइन बना के, तो उत्तर दिशा में आपको एक चमकता हुआ तारा दिखेगा, जिसे हम लोग ध्रुव तारा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर आप लोग को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई दूंगा आप लोग को। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। चलिए, हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, नक्षत्र मंडल को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पहले लोग जो है डायरेक्शन यानी दिशा का प्रयोग तारों को रात्रि में अगर दिशा का पता लगाना होता था, तारों को देखकर पता लगाते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जैसे कि मैं अभी आपको बताया कि ध्रुव तारा जो है उत्तर दिशा में रहता है। कहा जाता है यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। देखिए, ध्रुव तारा हमेशा ही एक ही स्थान पे रहता है।
हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सप्तऋषि का जो 2 तारा है उससे आप काल्पनिक तारा को काल्पनिक रेखा को सीधे ले जाएंगे तो वो ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। जैसा कि मैं आप लोग को दिखाया चित्र में, आप देखेंगे ये सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए, तो ये सब मैं बता दिया। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। इसे VVI कर लें आप लोग। बच्चों को एग्ज़ाम में जानबूझ के ये वाले दे दिए जाते हैं। ऐसा मतलब कुछ दे दिया है, डायरेक्ट एक स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। और यहाँ फिर दे दिया जाएगा कि स्टेटमेंट कि खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है। बताइए, अगर आप लोग पढ़े रहेंगे तभी तो इसका आंसर आप लोग दे पाएंगे। अगर कुछ कह दिया तब तो सही है, अगर यहाँ सभी खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, ये गलत है। ठीक है, आप लोग ध्यान देंगे। तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जिसमें अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है उसे हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट, ग्रह को अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, यह एक ग्रह है। एक मिनट, ध्यान देंगे। यह एक ग्रह है, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा, तो आप लोग जवाब दे देंगे सूर्य। अच्छा हाँ, पृथ्वी का एक अपना उपग्रह भी है, देखते हैं बुक में यहाँ दिया भी होगा। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीक होती है। पृथ्वी को अगर दूर से हम लोग देखते हैं तो ये चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है। NCERT में जो दिया गया है, डायरेक्ट लाइन यहाँ से उठा लिया जाता है। कुछ रोचक तथ्य यहाँ दिया गया, देख लेते हैं इसे। बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियों हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इसे दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है, दूरबीन की सहायता से देखा जाता है। नेक्स्ट, अच्छा चलिए, यहाँ पे प्लेनेट के बारे में मैं अभी आप लोग को दिखा रहा हूँ। यही हमारा सौरमंडल है, आप लोग देख सकते हैं। सूर्य कहाँ है? सेंटर में है, यहाँ है सूर्य। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। देखिए, जैसे ये है बुध की कक्षा है। एक मिनट, ये देखिए बुध है, ये ग्रह जो है बुध है, और ये ग्रह जो है शुक्र है। शुक्र के बाद तीसरा ग्रह है, ये जो ब्लू जैसा दिख रहा है, ये पृथ्वी है, ये ग्रह पृथ्वी है। उसके बाद पृथ्वी के बाद मंगल है। अच्छा, इन चारों ग्रहों को सूर्य से पहला सबसे नज़दीक ग्रह हो गया पृथ्वी, हो गया शुक्र, हो गया बुध, हो गया शुक्र, हो गया पृथ्वी, हो गया उसके बाद मंगल। इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। नोट कर लेंगे आप लोग, इस चारों ग्रह को आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहते हैं। और हाँ, अब देखिए, पृथ्वी से दूरी पे ग्रह कौन सा है? जुपिटर। बृहस्पति पृथ्वी से 5वां नंबर पे है, सूर्य से 5वां नंबर दूरी पे ग्रह है बृहस्पति। 6ठा नंबर शनि, 7वां नंबर और यूरेनस, और सबसे दूर ग्रह नेपच्यून। आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। एक मिनट, अच्छा, इन चारों ग्रहों को क्या कहते हैं? इन चारों ग्रह को तो आंतरिक, और इन चारों ग्रह को
बाह्य ग्रह या बाह्य ग्रह कहते हैं। आंतरिक, ये आंतरिक हो गया जो कि सूर्य से नज़दीक है 4 ग्रह, और जो दूरी है उसे बाह्य ग्रह कहते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इन निम्नलिखित में से कौन से बाह्य ग्रह का ग्रुप है और कौन सा आंतरिक ग्रह का ग्रुप है। चार ऑप्शन दे देंगे आपको, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया। अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ से बनेगा। देखिए यहाँ पे पूछ लिया जाता है किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। किस ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है, तो आप लोग जवाब देंगे बृहस्पति और मंगल के बीच में। बृहस्पति और मंगल के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। आप लोग इसे भी ध्यान में रख लेंगे, 1 मिनट, कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसे देख लेंगे। दिया गया है, देखिए सबका परिक्रमण समय दिया गया है। देखिए 1 नंबर, 1 मिनट थोड़ा वेट करेंगे। दिया गया बुध दिया गया है। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में से कितना दिन का समय लगता था? 88 दिन का समय लगता था, और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। अच्छा, एक बार बताते हैं आपको, घूर्णन और परिक्रमण में अंतर क्या है। घूर्णन यानी परिभ्रमण, मतलब किसी ग्रह का, जैसे बुध ग्रह है तो बुध ग्रह का अपने अक्ष पर घूमना, अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। किसी के और अगर हम चक्कर लगा रहे हैं तो वो परिक्रमण कहलाएगा, और अगर अपने अक्ष पे, अपने स्थान पे खड़े हैं और चारों तरफ अगर घूम गए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? परिभ्रमण। अपने अक्ष पर घूमना परिभ्रमण, और किसी के चारों ओर घूमना परिक्रमण। जैसे हम लोग मंदिर के चारों ओर घूमते हैं तो क्या कहलाता है? परिक्रमण कहलाता है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में समय लगता है बुध को 88 दिन का, और अपने अक्ष पर 59 दिन का। इसी प्रकार शुक्र में कितना दिन लगता है परिक्रमण में? 255 दिन, और अपने अक्ष पे 243 दिन। एक बार आप लोग इसे ध्यान में रख लेंगे, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में लगभग 365 दिन यानी 1 साल, और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन। चंद्रमा की संख्या 1। मंगल ग्रह को पूरा घूमने में कितना दिन लगता है? 687 दिन। देखिए जितना जितना दूरी बढ़ते जा रहा है उतना ज़्यादा समय लगता है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने। सूर्य सेंटर में है, दिन लगता है। चंद्रमा की संख्या 2, और अपने अक्ष पे घूमने में 1 दिन का समय लगता है मंगल को। पृथ्वी को भी 1 दिन का, मंगल को भी अपने अक्ष पे घूमने में 1 दिन का समय लगता है। बृहस्पति 11 साल 11 महीने, लगभग 12 साल लग जाता है सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में। सोच सकते हैं बृहस्पति सूर्य से कितना दूर है। शनि को 29 साल लग जाते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर करने में, और अपने अक्ष पे घूर्णन करने में 10 घंटे। चंद्रमा की संख्या लगभग 53, और 1 मिनट। यूरेनस को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण में 84 दिन लगता है, और अपने अक्ष में 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग 27। और नेपच्यून को सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करने में 164 दिन, 164 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या 13। बाह्य ग्रह सूर्य से सबसे दूर है। देखिए जैसे मैं आप लोग को बताया, बाह्य ग्रह जो 4 ग्रह बताया था, नेपच्यून, नेपच्यून, यूरेनस, शनि और बृहस्पति, ये सब चारों क्या है? बाह्य ग्रह है। तो बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत दूर है, सूर्य से बहुत दूर है, बहुत बड़े आकार के हैं, ये गैस और तरल पदार्थ में बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में दिया गया है, आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह या एकमात्र उपग्रह जो है चंद्रमा ही है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। टोटल ग्रह की संख्या 8 है। पहले एक ग्रह था प्लूटो, जिसे बोना ग्रह के नाम से जाना जाता था। उसे 2006 या 4, 1 मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा, इसमें दिया गया है, मैं दिखा दे रहा हूँ।
आगे आगे दिया गया है, आप हम लोग पढ़ेंगे आगे। यानी इतना मान के चलिए, इसको, इस ग्रह को ग्रह की सूची से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये जो है अपने कक्षा में चक्कर नहीं करके दूसरे की कक्षा को क्रॉस कर रहा था, इसलिए इसे ग्रह के दर्जा से ग्रह से हटा दिया गया था। इसे प्लूटो बौना ग्रह के रूप में जाना जाता था। सूर्य, सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा अन्य कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। यानी सौरमंडल में क्या क्या आ जाएंगे? 8 ग्रह आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे, उपग्रह आएंगे, कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। नेक्स्ट, सूर्य। अब आप लोग सूर्य के बारे में देखेंगे। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, सौरमंडल के सेंटर में स्थित है। ये तो मैं पहले ही बताया आप लोग को। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य हमसे सबसे नज़दीक है, यानी पृथ्वी से सबसे नज़दीक है, उसके बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। बहुत दूर कहने का मतलब ये लगभग एनसीईआरटी में जो दिया गया है ये 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। आप लोग इसे ही मानेंगे, लेकिन औसतन दूरी इसका 14.96 करोड़ किलोमीटर है और अधिकतम दूरी 15.21 करोड़ किलोमीटर है। इसलिए एनसीईआरटी में दिया गया 15 करोड़ किलोमीटर, तो इसे ही आप लोग मानेंगे, क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी को सही मानता है। तो आप लोग इसे 15 करोड़ किलोमीटर, लगभग 15 किलोमीटर मान के जाएंगे। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। नेक्स्ट है ग्रह। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार हुए हैं। पहला देखिए, सबसे नज़दीक बुध, बुध के बाद शुक्र, बृहस्पति, मंगल, देखिए सब दिया गया, पृथ्वी, बृहस्पति, मंगल, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। यही याद करने का तरीका, ट्रिक दिया गया है। आप लोग अगर चाहें तो ट्रिक का यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, अगर जिन्हें याद करना है इसे देख लेंगे आप लोग। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सौरमंडल के जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये रास्ते कैसा है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, ये क्या कहलाते हैं? ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक है। अपनी कक्षा के सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं, जैसा कि मैं आपको बता दिया सारे ग्रह के बारे में। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। शुक्र को भोर का तारा माना जाता है। देखिए, शुक्र के बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। शुक्र को भोर का तारा माना जाता है, शुक्र को जुड़वा ग्रह माना जाता है, सर्वाधिक गर्म ग्रह भी शुक्र को माना जाता है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र को माना जाता है, भोर का तारा, शाम का तारा, जुड़वा बहन सभी शुक्र को माना जाता है। इसका न्यूनतम परिभ्रमण गति भी है, शुक्र को माना जाता है। इसे आप लोग समझ लें, अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा, यहाँ पे मैंने दूरी के हिसाब से बता दिया था ग्रहों की, मतलब सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रह। तो सबसे नज़दीक था बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। आप लोग नोट कर लीजिएगा दूरी के अनुसार से। अब इसके मतलब आकार के हिसाब से, ग्रहों के आकार के हिसाब से आप लोग नोट करेंगे। सबसे बड़े ग्रह में आ जाएंगे बृहस्पति, दूसरे नंबर पे आ जाएंगे शनि। आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह तो है नहीं, लिखने में बनेगा भी नहीं, ऐसे मैं देखता हूँ, बृहस्पति नहीं लिखाएगा, आप लोग नोट करते जाएंगे। पहले आकार सबसे बड़े में बृहस्पति, दूसरे में शनि, तीसरे में अरुण, चौथे में वरुण और 5वां नंबर पे पृथ्वी है, 6ठे नंबर पे शुक्र है, 7वें नंबर में मंगल है और सबसे छोटा बुध है। सबसे नज़दीक दूरी के हिसाब से सबसे नज़दीक बुध,
और साइज में सबसे छोटा बुध, सबसे बड़ा बृहस्पति। आप लोग इन्हें याद रखेंगे या नोट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं देखिए प्लूटो के बारे में बता रहा था। प्लूटो एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006, यही डेट मुझे याद नहीं आ रहा था, में निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूवी सीरियस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते थे। उस समय क्या कहे जाते थे? बौने ग्रह कहे जाते थे, लेकिन इसे ग्रह के रूप में से बाहर कर दिया, क्योंकि ये ग्रह का जो कंडीशन था, ग्रह का जो परिभाषा था, वो अपने फुलफिल नहीं कर रहा था। ये दूसरे की कक्षे को क्रॉस कर रहा था। ग्रह अपने कक्षे में घूमता है और सूर्य का चक्कर लगाता है, लेकिन ये जो है प्लूटो जो है दूसरे की कक्षे को भी क्रॉस करके जाता था, इसलिए इसे ग्रह से बाहर कर दिया गया। आप जानते हैं, इधर देखिए दिया गया है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ से क्वेश्चन इस बार 2022 में एक क्वेश्चन आ गया था। देखिए यहाँ से पूछा गया था, करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। खगोलीय पिंड एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के सबसे प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आप लोग इसे महत्वपूर्ण समझ लीजिए। सभी ग्रह, एक मिनट, थोड़ा अंडरलाइन में दिक्कत हो जा रहा है, इसे इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन को आप लोग इम्पोर्टेंट समझ लीजिए, नोट कर लेंगे कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा प्राकृतिक सूर्यप्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने में लगे हुए हैं। इतना ये सब नहीं, अब जो मैं अंडरलाइन किया उसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे करते हैं। अब चलिए सभी ग्रह के बारे में बताया गया, जैसा कि मैं आप लोग के बारे में चर्च कर दिया हूँ, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए दिया गया है पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी ग्रह के बारे में दिया गया है। एक मिनट, पेंसिल ले रहा हूँ। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य के दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह, जैसा कि मैं आपको बताया था, दूरी के हिसाब से सबसे नज़दीक बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी तीसरा ग्रह है। और यह पाँचवा सबसे बड़ा, आकार में पाँचवा है, ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। यह ध्रुव के पास छोटी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूभाग कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, पृथ्वी का आकार को क्या कहा जाता है? आप लोग जवाब देंगे भूभाग कहा जाता है। भूभाग का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभव केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है। इसलिए अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। जब नील आर्मस्ट्रांग गए थे चंद्रमा पे, तो उनसे पूछा गया था पृथ्वी कैसी दिखाई पड़ती है, तो इन्होंने बताया था कि पृथ्वी नीली दिखाई पड़ती है। देखिए यहाँ पे दिया है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे। देखिए प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की गति, यानी प्रकाश की गति कितनी होती है? लगभग 3 लाख किलोमीटर होती है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, किलोमीटर भी नहीं, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में जाती है प्रकाश की गति इतनी होने के कारण, इतनी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होने के बावजूद भी सूर्य की रोशनी को हमारे पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लग जाता है। NCERT 8 मिनट मान रहा है, तो आप लोग अगर सीटेट में आया क्वेश्चन तो आप 8 मिनट ही मारिएगा, 8 मिनट 20 सेकंड पे नहीं जाइएगा, क्योंकि सीटेट NCERT को मानता है। अच्छा हाँ, एक और दिया गया है, यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा। देखिए रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले कदम रखा था, सतह पर कदम रखा था। मालूम करो कि क्या भारतीय चंद्रमा पर गया है? भारतीय कोई चंद्रमा पर गए हैं? मालूम करना है, ये बच्चों के लिए है, आप लोग देख लेंगे। अब चंद्रमा के बारे में देखते हैं।
एक मिनट, ये तो मैं अभी बता ही दिया आप लोग को कि चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4, लेकिन इम्पोर्टेंट है, आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे। फिर चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक है। यह हमारे पृथ्वी से नज़दीक है, इसलिए बड़ा दिखाई पड़ता है। यह लगभग हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लेंगे। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अनुमान लगा लीजिए सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होगी। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर उसी प्रकार चक्कर लगाता है। देखिए उपग्रह क्या है, देखिए ग्रह क्या है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और उपग्रह क्या है, जिस ग्रह का उपग्रह होगा वो ग्रहों के जैसे पृथ्वी का ग्रह उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। बस यही इतना ही याद रखना, और कुछ इसमें है खास नहीं है। नेक्स्ट, ये कृत्रिम उपग्रह का पिक्चर दिया गया, आप लोग देख लेंगे। रॉकेट का प्रक्षेपण, रॉकेट के द्वारा उपग्रह को अपनी कक्षा में भेजा जाता है, जिस ग्रह में भेजें। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग, ये भी मैं बता दिया हूँ, फिर भी देख लीजिए, लगभग 27 दिन में पूरा करता है। सारे बता दिया हूँ। इतने अक्षर लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। जितना समय पूरा चक्कर पृथ्वी का लगाता है, अक्ष पे भी वो उतना ही समय लगाता है। पृथ्वी चंद्रमा पर केवल ये एक ही। इसके परिणाम, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, अक्ष पर चक्कर लगाता क्यों मतलब ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई पड़ता है। क्यों, कारण यही है कि जितना चक्कर 27 दिन लगता है पृथ्वी का, यानी अपनी पृथ्वी का चक्कर लगाने में, उसे उतना ही समय लगता है अपने अक्ष में, इसी कारण वो दिखा। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, यहाँ पे जीवन संभव नहीं है। क्यों, सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर उनकी छाया को देखा जा सकता है। अब चलिए क्षुद्र ग्रह के बारे में देख लेते हैं। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन्हें पिंडों का क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि मैं आप लोग को वहाँ पिक्चर में दिखाया था। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। यानी ग्रह के कुछ भाग हैं जो कि ग्रह से टूटकर अलग हो गए हैं, उन्हें ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलेंगे। उल्कापिंड, जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को, जो पत्थर ग्रह से टूटे, वो सारे पत्थर भी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं, उल्कापिंड। उल्कापिंड इतने नज़दीक पृथ्वी से इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण यह गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह पृथ्वी पर बिना जले गिरती है, इसे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। बिना अगर जले गिर जाते हैं तो पृथ्वी पर गड्ढे हो जाते हैं। उल्कापिंड ग्रह का ही टुकड़ा मान सकते हैं। ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफ़ेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों रात में एक चौड़ी वाइड जैसी आपने देखा होगा, जैसे मतलब नदियों की तरह बहता हुआ दिखाई देता है। उसे क्या कहते हैं, आकाशगंगा, जिसे इंग्लिश में मिल्की वे कहा जाता है। देखिए यहाँ दिया गया, आकाशगंगा कहा जाता है। ये हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। सौरमंडल जो है इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की नदियों के रूप में की गई थी।
दिया गया की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार की लाखों देखिए इसी तरह का दिखाई देगा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड की विशालता का कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। अच्छा, एक और देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है। देखिए ये पृथ्वी है, यानी ग्रह है। कई ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों मिलकर क्या चीज़ का निर्माण करता है? सौरमंडल का। कई सौरमंडलों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? आकाशगंगा का। कई सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो गया। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका भी डिस्कशन कर देता हूँ। आप लोग इसे कर सकते हैं। चलिए मैं करा दे रहा हूँ, एक मिनट। सबसे पहले क्वेश्चन है, दिया गया है ग्रह और तारे में क्या अंतर है? ग्रह और तारे में क्या अंतर है? तो आप लोग जवाब दे देंगे, ग्रह के पास अपना प्रकाश या ऊष्मा नहीं होता है, लेकिन तारे के पास अपना प्रकाश एवं ऊष्मा होता है। दूसरा एक और दे देंगे, ग्रह तारे से छोटा होता है, समान रूप से तारे से छोटा होता है, लेकिन तारे ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा क्वेश्चन है, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? सौरमंडल देखिए, इसमें 8 ग्रह, सूर्य, उपग्रह, कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर इनका निर्माण होता है, और इसे हम सौर परिवार का नाम दिए हैं। सूर्यमंडल है जो सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह ग्रह की परिक्रमा करते हैं। बस यही हुआ सौरमंडल का नाम। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। ये तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, फिर भी आप एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। बुध सबसे नज़दीक बुध, फिर दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पाँचवा बृहस्पति, छठा शनि, सातवां यूरेनस, आठवां नेपच्यून। चौथा नंबर, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है? देखिए ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ संभव है। यहाँ जल है, यहाँ हमारे लिए जीवन है। जल है तो जीवन है, पृथ्वी पर जीवन है, ऑक्सीजन है, गैस है, यहाँ पे वायुमंडल है, इसलिए अद्भुत ग्रह कहा जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं? ये तो मैं आपको बताया था, क्योंकि 27 दिन में ये जो है पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है, और अपनी धुरी पर भी पूरे चक्कर में इतना ही समय लेता है, इसलिए इसका एक क्या भाग था? क्वेश्चन था, एक ही भाग दिखाई देता है, इसलिए हमें इसका पूरा भाग नहीं दिखाई पड़ता है। बस लास्ट ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड में तो मैं बता ही दिया। देखिए फिर से क्वेश्चन आया तो बता दे रहा हूँ। इसमें ब्रह्मांड क्या है? करोड़ों तारों, बादलों। ब्रह्मांड में क्या है? बादल है, तारे हैं, गैस हैं, आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगा भी लाखों आकाशगंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया था, देखिए यहाँ पे है ना, कई आकाशगंगा मिलके ब्रह्मांड करते हैं। कई सौरमंडल मिलके, पहले तो कई सौरमंडल मिलकर आकाशगंगा का निर्माण करते हैं, फिर कई आकाशगंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। बस यही है। नेक्स्ट, बस चिन्हित करने वाला है, तुरंत हो जाएगा, 2 मिनट और। थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, 1 मिनट। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है? इजी क्वेश्चन है। शुक्र। पृथ्वी से तीसरा सबसे नज़दीक कौन सा है? बताएं। इसमें जो है सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तीसरा नंबर में दिया है सूर्य ग्रह, पेंसिल। सूर्य ग्रह, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? देखिए क्वेश्चन अभी आया हुआ था, दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? तो उत्तर का ज्ञान होता है।
क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, चलिए ये भी क्वेश्चन छोड़ेंगे क्यों, कर ही लेते हैं। डैश का एक समूह विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है, उसे डैश कहते हैं। देखिए तारों का समूह यहाँ पे देंगे, तारों का समूह जो विभिन्न प्रतिरूप का निर्माण करता है उसे तारामंडल कहते हैं। तारामंडल, आप लोग तारामंडल कहते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा। तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को डैश कहा जाता है, तो आकाशगंगा कहा जाता है। आकाशगंगा कहा जाता है, आकाशगंगा कहा जाता है। लिखने में नहीं बन रहा, आप लोग बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए। डैश पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा है? तो चंद्रमा है। तीसरा हो गया। अच्छा, और क्वेश्चन है, डैश सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, सूर्य से तीसरा नज़दीक तो पृथ्वी है। छठा, ग्रहों के पास अपनी, देखिए ग्रहों के पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होती है, जबकि सूर्य के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होता है। बस यही कोई। नेक्स्ट और बच्चा देख ले रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन आंसर भी मैं आप लोग को करवा दिया, और मैं सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका PYQ मैं लेके आऊँगा। आप पहले थ्योरी कर ले रहे हैं, थ्योरी अगर कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन का सीरीज भी लेके आऊँगा। इसी प्रकार के अगर आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।